नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे ईरान की। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने की तारीख नजदीक आ रही है, ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ रह रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार सत्ता में आने के बाद इसराइल को खुली छूट मिल सकती है। यानी अब तक ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसराइल का हमला न करने की नीति बदल सकती है। इस बात का अंदाजा ईरान को भी है, इसलिए उसने अपने परमाणु ठिकानों के पास अभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के डिप्टी कमांडर ब्रैड कूपर इजराइल पहुंचे और इजरायली सेना के सीनियर अफसरों से मुलाकात भी की। तो माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान पर हमले के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। ऐसे में क्या अब मध्य पूर्व में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? इस पर हम अपने खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो काफी असमंजस की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अपना कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार ग्रहण करते ही अगर इजराइल को खुली छूट दे देते हैं, क्योंकि अभी तक इजराइल ईरान के परमाणु क्षेत्र में हमले करने से बच रहा था, लेकिन अगर इजराइल को खुली छूट मिल जाती है तो परमाणु क्षेत्र पर भी इजराइल ईरान के हमला कर सकता है। और ऐसे में ईरान को इस बात का इल्म है। अब ईरान क्या कदम उठाता है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि ईरान में परमाणु क्षेत्र के आसपास युद्ध अभ्यास तेज हो गया है। और ऐसे में अब पूरे मिडिल ईस्ट पर परमाणु हमले का खतरा भी मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर यहां पर बन गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता पर काबिज होने के बाद स्थितियों में किस तरीके का परिवर्तन आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के पास ईरान सेना इक्तदार एक्सरसाइज कर रही है। तो एरोस्पेस फोर्स यूनिट्स युद्ध अभ्यास करती हुई दिखाई पड़ रही है। हवाई हमलों से बचने की भी तैयारी ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। परमाणु ठिकानों को बचाने का अभ्यास ईरान में किया जा रहा है। तो ईरान ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के पास यह अभ्यास हो रहा है। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे देवनाथ जी के साथ। देवनाथ जी, ईरान और इजराइल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की संघर्ष दोनों के बीच देखने को मिल रहा था, अब वो संघर्ष और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होते हैं तो उसके बाद इजराइल को खुली छूट यहां पर मिल सकती है। ऐसे में पूरे मध्य ईस्ट में जिस तरीके से बात की जाए कि परमाणु जो हमला है उसका जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ साहिल जी, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही 20 तारीख को सत्ता में आएंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे, तो वो क्या क्या कार्रवाइयां मिडिल ईस्ट में करेंगे, इसके बारे में सारे दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन इस तरह से मिल जाता है कि इजराइल जो है वो अभी तक लगातार गजा के युद्ध में अपने को एंगेज रख रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। सीज फायर टॉक्स में भी थोड़ी सख्ती बरतने की कोशिश कर रहा है। इसका दूसरा इंडिकेशन अब ऐसे मिल रहा है कि ईरान की जो इस्लामिक इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनकी जो एयर डिफेंस एलिमेंट है, यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स और रेडार्स, वो उन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के आसपास तैनात करना शुरू कर दिया है। तो ये दिखाता है कि ईरान का एक आकलन है कि शायद इजराइल फिर से ईरान के ऊपर एक हमला कर सकता है, और इस बार शायद सीधा हमला ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हो सकता है। लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि ईरान ने पिछले महीने ही जो 3 यूरोप के बड़े देश हैं, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, वहां जाकर एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें कि ईरान ने फिर से इन 3 देशों को समझाया है कि वह कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। दूसरी बात यह है कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है,
वो मार्च के महीने में प्लान कर रही है ईरान में अपनी इंस्पेक्शन टीम को भेजने का। ये ऑन ग्राउंड जमीन पर ये देखने के लिए कि क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा है। हम्म। उनकी जो एनरिचमेंट है फिलहाल 60% है यूरेनियम की, और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए 90% की एनरिचमेंट जरूरत पड़ेगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर साहिल ये है कि अगर अभी जो हवा का रुख है, अगर कोई भी इजराइल एयरफोर्स का विमान ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करता है हम्म। और उससे अगर रेडिएशन लीक होती है या रेडिएशन की डस्ट निकलती है, न्यूक्लियर डस्ट फैलती है, तो अभी जो हवा का पैटर्न है वो उड़ते उड़ते जाएगा कुवैत के ऊपर, कतार के ऊपर, ओमान के ऊपर। हम्म। और ये तीनों देश ही इस लिए इस वजह से बार बार अमेरिका को प्रेर है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे किसी हमले से रोकना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि ये विकिरण अगर इन तीनों देशों में फैल जाएगा तो वो आने वाले दशकों तक यहाँ पर पानी, जमीन और जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। हम्म। जी साहिल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देवनाथ जी। पांडे सर, आपकी भी क्या यही राय है? जिस तरीके से अभी देवनाथ जी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये संघर्ष जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता पर काबिज होंगे तो कहीं ना कहीं विश्व में एक शांति जो है वो स्थापित होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही अब देखने को मिल रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो परमाणु हमले की आग में झुलस सकता है आने वाले समय में। और अगर ऐसा होता है तो सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। बहुत 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 धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जी। और जहां जिस ड्रिल की आप बात कर रहे हैं जो ईरान ने शुरू की है, पहले उसके बारे में बात करके फिर हम जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है क्षेत्र का उसके बारे में बात करें तो बेहतर होगा। ये जो एयर डिफेंस ड्रिल हो रही है वो हो रही है नटांज, जो कि लगभग मध्य ईरान में है। और उस ये जो है नटांज में उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। और वहीं से थोड़ी दूर में नॉर्थ वेस्ट में इनके फॉर्डो है, वहां भी एक इनरिच प्लांट है। ये दोनों एनरिचमेंट प्लांट जो है वो तेहरान, इराक और इस्फान में स्थित रिसर्च रिएक्टर के से घिरे हुए हैं। साथ में एक और मैं जिक्र कर दूं कि उनकी यूरेनियम माइंस जो हैं वो वहां से काफी दूर है, पहाड़ों में है। सागनान और गिचे ने जो दो स्थान हैं जिनकी चर्चा में रहते हैं, उनको उनको ये बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस हैं ईरान की दृष्टि से। और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है, और साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप जो 20 तारीख को अपनी सत्ता संभालेंगे, तो उन सबके डेवलपमेंट को देखते हुए ईरान को ये लग रहा है कि निश्चित रूप से 20 जनवरी के बाद कभी भी इस पर कोई बड़ा आक्रमण हो सकता है। साथ में 2 दिन पहले मैक्रो, जो कि फ्रांस के मुख्य हेड है, उन्होंने कहा कि जो ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्लान है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। एक्चुअली में ये एयर स्ट्राइक की भाषा है कि जब कोई स्ट्राइक करने जाती है तो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है कि आपका जो तेल है और जो आपका साजो सामान है, जो कॉन्फ़िगरेशन जहाज का, उसके हिसाब से अगर आप उस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपको वापस लौटना ठीक नहीं है, आपको जाके ही आक्रमण करके ही आना पड़ेगा। क्योंकि ये कई सारे इसमें फैक्टर होते हैं जो कि हम टॉपिक से भटक जाएंगे, तो मैं मोटा मोटा बता दूं लोगों को। तो जो मैक्रो ने कहा कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को जो है वो क्रॉस करने वाला है। उनका मतलब कुल मिला के ये है कि अब वो ऐसी स्थिति पहुंच गया कि वहां से विड्रॉल मुश्किल है, मतलब वो प्रोग्राम फिर आगे जारी करना ही पड़ेगा। अभी प्रोग्राम को रोका जा सकता है, ये उनका लिए एक चेतावनी दी हुई है पूरे विश्व को। तो इस चेतावनी को देखते हुए साथ में इजराइल ने पिछले 2 दिन पहले जो एक एनालिसिस किया गया कि जब ट्रंप आएंगे तो किस प्रकार से वो ईरान पर हमला करेंगे, और जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहे हैं नाटो कंट्रीज इस पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं पूरे विश्व का, उसका सामना कैसे करेंगे। तो इनको देखते हुए ईरान का निश्चित रूप से चिंता जो है उसकी स्वाभाविक है, क्योंकि उसके न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली ये बोलते हैं कि जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं वो वहां पर आम लोगों के लिए बिजली देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और ये ड्रिल जो है 2 उद्देश्य है जो एक्सरसाइज हो रही है। पहला उद्देश्य है कि जो उनके जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी को कैसे संभाला जाए, और दूसरा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी सुरक्षा को कैसे देखा जाए। और तीसरा जो बात आ रही है कि जो इस रीजन में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं,
उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक आपको पोस्चरिंग करनी होती है, बताना पड़ता है कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए, आप लड़ने की हिमाकत ना करें। तो ये सब जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि बताने का प्रयास करते हैं। मैं बार बार कई मंचों पे कह चुका हूं कि आज के वक्त में जब पूरा विश्व एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, ऐसे हालात में किसी देश को आप आक्रमण करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी ही जो आवश्यकताएं हैं उसको प्रभावित करेंगे, या आपके मित्र देश हैं उनकी आवश्यकताओं को प्रभावित करेंगे। जैसा कि रशियन यूक्रेन वॉर में हो रहा है कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो परेशान है क्योंकि उनकी एनर्जी क्राइसिस हो गया है, फूड क्राइसिस हो गया है, और बाकी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे हालात में हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो कि विश्व युद्ध के जस्ट समाप्त होने से पहले हुआ, उसके बाद किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्रिएट तो किए जरूर, रशिया और अमेरिका के पास 5-5 हजार से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास लगभग 500,000 के आसपास हो जाएंगे थोड़े दिन में, और हमारे पड़ोसियों के बीच में 150 से ज्यादा है दोनों के पास। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम इकट्ठा करके? केवल मात्र इसका उद्देश्य है कि हम अपने दुश्मन को बताएं कि भाई हमारे पास हथियार है, आप आक्रमण न करें। एक जिसे कहते हैं डिटरेंस, एक बताना लोगों को भाई आप हिमाकत मत करें, हम भी, हमारे पास भी हथियार है, तो दोनों जने शांति बनाए रखेंगे। ये एक शांति का माध्यम कहा गया। लेकिन क्या कितनी शांति पूरे विश्व में, हम सबको पता है कि चारों तरफ अशांति फैली। अगर शांति हो जाती तो शायद न्यूक्लियर वेपन्स जो सफल होते। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है आज की तारीख में वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, वो मिलिट्री वेपन्स नहीं रहे। केवल मात्र उनको कहने के लिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कहता है हमारे पास 1.5 किलो आधा किलो के बम है, हम बहुत कुछ कर देंगे। अरे कहना बहुत आसान है। बालाकोट हुआ, आपने कुछ किया? वो भी एक समझदार है, वो जानते हैं कि कुछ करेंगे तो उसके बाद प्रत्युत्तर क्या होगा, दोनों मुख्य लक्ष्य पर समाप्त हो जाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए ईरान का जो प्रिपरेशन है वो एक पोस्चरिंग है, साथ साथ जो इस रीजन में अगर कुछ बात पड़ती है या इजराइल को दोबारा स्ट्राइक करने का प्रयास करता है तो उसका सामना कैसे किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी कि पहले तो जिस तरीके से ये हथियार इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता देवनाथ जी, क्योंकि जब स्थितियां इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाएगी अगर ईरान के लिए, तो उसके बाद अगर बौखलाहट में किसी तरह का कोई इस तरह कदम उठा लिया कि परमाणु हमला कर दिया या कुछ इस तरीके का अलग तरीके की सोच के तहत ईरान कोई कदम उठा लेता है, तो उसका नुकसान तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे में निगाहें सबकी इसी बात पर टिकी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता पर काबिज होंगे तब चीज़ें कैसे बदलती हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव की तरफ बढ़ती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जी हाँ साहिल जी, पश्चिम एशिया में तनाव काफी चरम पर है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का पूरा ध्यान जो है वो इस तरफ है कि किस तरह से इजराइल का जो युद्ध है उसको कंट्रोल में लाया जाए, और अगर हो सके एक सीज फायर करा जाए, चाहे 60 दिन का हो या परमानेंट हो। अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चाहती है कि इजराइल की जो लगातार टेंशन है हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ या हुती के साथ, उसको शायद खत्म करना चाहती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक अमेरिकन रिसोर्सेज जो हैं वो इजराइल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जहां तक ईरान की बात है, जब से राष्ट्रपति पेजेश्कियन सत्ता पर आए हैं तब से ईरान में जो चिंता, जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा मॉडरेट हो गया है। आयतुल्लाह खमेनी जो हैं उनके जो पहले वाले एडवाइजर्स थे वो सारे जरा थोड़ा हार्ड थिंकर्स थे, मतलब हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ईरान को नष्ट कर देंगे, इस तरह का विचारधारा रखते थे। लेकिन जब से पेजेश्कियन सत्ता में आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया कि जो आईआरजी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसके जो टॉप कमांडर्स हैं उनको जरा काबू पर ले लिया है। ईरान में हो ये रहा था कि आयतुल्लाह खमेनी ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर्स को चुन चुन के इस तरह से अपॉइंट किया था कि जो खूंखार जनरल्स थे, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन पिछले 6 महीने में पेजेश्कियन ने क्या किया है कि जो लड़ाकू एलिमेंट थे आईआरजी में, खासतौर से 3-4 मेजर जनरल और कुछ 1 दर्जन ब्रिगेडियर्स, उन्होंने उनको चेंज कर दिया है। इससे आईआरजी में एक नरम और प्रोफेशनल आउटलुक आया है। अब आईआरजी के कमांडर भी ये मानते हैं कि उनकी जो फौज है वो दुश्मन को आक्रमण करने से रोकने के लिए है और दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। इसका हम सीधा एग्जांपल देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर के बाद से
जबकि इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया था ईरान के ऊपर, तब से लेके आज तक बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए पेजेश्कियन ने अपनी आईआरजी को अब तक इजराइल पर हमला करने नहीं दिया। आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ऐसा इसलिए होगा कि ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर जो 4000 से ज्यादा लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध हैं वो आस्ते आस्ते हट जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दो बार पृष्ठभूमि में ऐसा हिंट दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाता है और इसके क्लियर संकेत मिल जाते हैं आईएईए के विजिट के दौरान, और ईरान वादा करता है कि भविष्य में वो यूरेनियम को 60% से ज्यादा परिष्कृत नहीं करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप आस्ते आस्ते कुछ जो आर्थिक प्रतिबंध हैं उनको हटाने के लिए तैयार हैं। तो ईरान भी चाहता है कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाए। जी बिल्कुल। पांडे जी, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि जो संघर्ष पूरे विश्व में इस वक्त, दो बड़े संघर्षों की अगर हम बात करें, एक तरफ इजराइल और ईरान, दूसरी तरफ जो एक और संघर्ष यहाँ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे वर्चस्व की लड़ाई कह लें, अस्तित्व की लड़ाई कह लें, या जो भी कह लें, लेकिन नुकसान जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। और अभी भी अगर हम बात करें तो दोनों ही जगहों पर जो ये संघर्ष है वो थमता हुआ तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि चीजें जो है वो और ज्यादा यहां पर गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आप भी ऐसे ही मानते हैं? देखिए, समय के साथ स्थितियां जो है विषम हुई हैं। अब जो सारी जो ईरान की तैयारियां हैं, या ईरान जो है वो थोड़ा सा अभी लो या मॉडरेट नजर आ रहा है, उसका मुख्य कारण है कि ईरान की पॉलिसी रही है, सुरक्षा नीति रही है कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बदौलत वो काम करता रहा है। अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये है कि हम हमारे पर कोई आक्रमण कर ले तो हम अपनी एक्टिव एयर डिफेंस को एक्टिवेट रखेंगे, अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे। हम आक्रमण अगर दुश्मन पर करना चाहें, निश्चित रूप से उनके इंटरेस्ट है ही, और वो इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा उनका है ईरान इजराइल के साथ, तो आखिर आक्रमण तो करना है दुश्मन पर, कैसे स्टार्ट किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में क्या आता है? वो तीनों एच, हूतीस, हमास और हिजबुल्लाह, इनके माध्यम से ईरान ने अपने सारे सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति की है अपनी सीमा के बाहर, यानी कि देश के बाहर जितने भी उसके उद्देश्य रहे हैं वो इन तीनों माध्यमों से की है। लेकिन इजराइल ने चुन चुनकर तीनों को लगभग समाप्त कर दिया है। हमास के बारे में हम सब अच्छी तरह देख रहे हैं, हिजबुल्लाह को किस प्रकार से मारा गया और किस प्रकार से सीरिया में अटैक करके जो है स्ट्राइक करके जो हिजबुल्लाह के कुछ ठिकाने थे उनको धराशायी किया। साथ में हुतीस की पिछले लगभग 15 दिनों से हुतीस पर जो जिस प्रकार से आक्रमण किया गया, तो हुतीस की भी जो है क्षमता में निश्चित रूप से एक डेंट आया है। तो जब उसके बाहरी एक्सेस और रेजिस्टेंस पर डेंट आ गया है, तो कोई भी समझ सकता है कि अब मेरे जो आक्रामक जो मेरे हथियार थे उनके ऊपर जो है अब जंग लगने जा रही है, उनको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, वो मुझसे दूर जा रहे हैं क्योंकि वो समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगला आक्रमण जो है मेरे ऊपर ही होगा। ये एक मोटी सैन्य नीति कही जा सकती है कि भाई हमारे जितने हथियार थे लोग समाप्त कर दिए, अब वो जो अटैक करने आ रहा है हमारे पर, वो हमारे कहाँ अटैक करेगा? हमारी भूमि पर अटैक करेगा। हमारी भूमि पर सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, जो कि दशकों से विश्व की शांति के लिए जो कहा गया कारण रहा है, वो न्यूक्लियर प्लान, जो उनके प्रोग्राम है ईरान के, और न्यूक्लियर प्लान को कितना मुस्तैदी से उन्होंने पूरा किया है समय के साथ। उसको सोवियत संघ ने और चाइना ने उसको सपोर्ट किया, और आज जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, और ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर कि वो ऐसे हथियार जो और बना सकते हैं जिसमें कि पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा हो। तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से जो एक कमांडर है, मिलिट्री कमांडर है, उसके लिए चिंता का विषय होता है कि अब देश की सुरक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि 20 जनवरी के बाद जैसे पूरा विश्व जो है एक जानता है कि पूरा जो है वर्ल्ड ऑर्डर में, स्पेशली स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर में डिफरेंस आएगा, ये निश्चित माना जा रहा है। क्या आएगा, कैसे आएगा, वो वक्त बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इतना आसान नहीं है कि कोई इतने गड्ढे कर दिए गए हैं उनके आने से पहले, उनके जो विरोधी लोग हैं, कि उनकी गाड़ी को चलने में, उन गड्ढों से निकलने में समय लगेगा। तो जो उनकी ये कहना कि 24 घंटे में हम जो है शांति स्थापित कर देंगे यूक्रेन और रशिया के अंदर, और अभी जो कल की जो है उन्होंने धमकी दी है कि हमास को आप जल्दी से जल्दी बंधकों को छोड़िए, वरना तैयार रहिए कि आपका क्या होने वाला है। तो वो उनका आक्रामक रुख जो है बना हुआ है, और इतना उनका जो पहला कार्यकाल रहा है उसमें भी उन्होंने काफी आक्रामक रुख दिखाया। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आईएसआईएस को जरूर समाप्त करने में वो कामयाब रहे। लेकिन जो एक पॉजिटिव पार्ट था पिछले उनके कार्यकाल का, कि
जो इजराइल के साथ जो दुश्मनी थी देशों की मिडिल ईस्ट में, उसमें जो है वो परिवर्तन आ रहा था। लोगों के बीच में दोस्ती की जो है आयाम पैदा हो रहे थे। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में दोस्ती हुई, और उसके बाद इजिप्ट और इजराइल के बीच में भी दोस्ती की बात कही गई। तो जिस प्रकार से जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर था वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था, क्योंकि उसको वैश्विक कारणों की वजह से चाहते थे ट्रंप की वो आगे बढ़े, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। वो जानते हैं कि अगर इकोनॉमिकली चीजें जो है कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल बेहतर है, इसकी बदौलत की लोगों की जान लें और अपने खुद के सैनिकों को, अमेरिकन सैनिकों को दांव पर लगाएं। तो ये थोड़ा सा जो है विषम परिस्थितियां हैं। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो उसमें सच्चाई है कि जो हम चाहते थे या हम दिखा रहे थे, हम जो चाह रहे हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हैं, कहते हैं ना कि दिखाने की दांत और खाने के दांत। तो ये जो दिखाने वाला दांत है उसकी बात हो रही है कि किस प्रकार से जो है चेहरा जो है बनाया गया एक, लेकिन अमेरिका के खुद की अपने जो है लक्ष्य रहे हैं। वो अपने आप को स्वयंभू शांति का दूत मानता है, और किस प्रकार से वो शांति लाने में कामयाब हुआ नहीं हुआ ये पूरा विश्व जानता है। भारत की मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, भारत ने जिस प्रकार से शांति की तरफ पहल की और पूरे विश्व को एक कुटुंब माना, ये अपने आप में एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। और यह भी आप चर्चा में है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर शांति वार्ता हो तो वो कहाँ हो, इसके बारे में इसमें काफी चर्चा बहुत जोरों पे है कि वो वार्ता भारत में ही हो, क्योंकि भारत में वो माहौल है। लोग यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर केवल राजनीतिक नहीं, कूटनीतिक नहीं, यहाँ का जो जनमानस है वो भी चाहता है कि विश्व में शांति हो। तो ये सब परिस्थिति में थोड़ा सा आशा की किरण दिखती है, लेकिन समय कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो हल है हर चीज का। हम उम्मीद करते हैं कि शायद दिन हमारे इंप्रूव हो। चलिए पांडे जी, देवनाथ जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।